तो आज आएगा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव। इसी तरह की स्टार्टिंग सुनना चाहते हैं ना आप मेरे से, बट मैं कैसे करूं? मेरी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हैं। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री पेपर, स्पेसिमेन पेपर, सेक्शन ए फॉर द ईयर 2024-25। वही बोरिंग स्टार्टिंग। क्या किया जाए, सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। Two major changes which I can see in the specimen paper for this current year as compared to the previous years are: two assertion reasoning questions are there. 2 marks assertion reasoning questions related are there in question number 1 MCQ. It means compulsory section are there जो कि previous year नहीं थे. और second is more observation or you can say understanding based questions are there. Previous year we can say near about 7 marks from practical work and analytic chemistry, but this year we have 12 marks. So more observation and understanding based questions are there. To comprehend them properly, you should have the complete knowledge of the topic. Section A, question number 1. An aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis. Which of the following could be the electrodes? तो एनोड कॉपर की है, कैथोड कॉपर की है। ये हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं, बट आपको कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है, कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, मीन्स उसका कलर फेड हो रहा है। तो कलर फेड हो रहा है, इट मीन्स अगर तो ब्लू कलर फेड नहीं होता अगर कॉपर की ही एनोड बनी होती, बट यहाँ पर तो फेड हो रहा है, इट मीन्स एनोड कॉपर की नहीं होनी चाहिए। तो हमने चेक क्या करना है कि एनोड शुड नॉट बी ऑफ कॉपर, एनोड शुड नॉट बी ऑफ कॉपर। तो एनोड किसकी है? प्लेटिनम की। तो हमारा क्यू ऑप्शन में एनोड प्लेटिनम की है। कैथोड चाहे कॉपर की है चाहे प्लेटिनम की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ओनली क्यू इज द करेक्ट आंसर हियर। एमसीक्यू है 15 एमसीक्यू जैसा आपका ट्रेंड है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। In question number 2, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide NaOH solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. तो अगर litmus paper RBB में तो रेड को ब्लू में कर रहा है तो वो बेसिक है। तो which of the following could compound PB? क्या हो सकता है वो? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट या अमोनियम सल्फेट? क्योंकि वो बेसिक है नेचर में, तो अमोनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। इन पार्ट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द लीस्ट? तो अब हम आ गए मोल कॉन्सेप्ट पे। तो वेट कम कैसे पता लगाते हैं हम? हमारे पास वेट का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंगली। सो नंबर ऑफ मोल्स is equal to weight of the substance in gram and divided by molecular mass. molecular mass भी हम ग्राम में लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना आ गया? अब फर्स्ट पार्ट में देखते जाइए, हमें कंपैरिजन करना है, 4 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं, फिर हमें पता लगाना है कि किसका वेट कम दिया गया है। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम एटम मतलब 2 GMM, 1 GMM 1 मोल होता है, तो ये 2 मोल हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की प्लेस पे यहाँ पर 2 आ रहा है। वेट तो हमने कैलकुलेट करना है, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर हम किसका ले रहे हैं? ऑक्सीजन का, तो 16, क्योंकि एटम की बात हो रही है, तो इट मीन 16 into 2, यहाँ पर वेट कितना हो गया? 32। सेकेंड पार्ट के लिए हम जाएंगे, वेट हमारा ग्राम में ही है, वो आप अंडरस्टूड समझो, क्योंकि ये एमसीक्यू तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल मींस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 1 ही आएगा, इनटू यहाँ पर वेट को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23 है, इट मींस यहाँ पर कितना हो गया? 23 ग्राम। सी पार्ट के लिए हमें दिया गया 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, और हमें पता है कितना होता है? 1 मोल होता है, तो 1 हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जब एसटीपी पे आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 44, तो इट मींस इसका आ गया 44 ग्राम। और लास्ट डी पार्ट के लिए हमें दिया गया 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमें आप यहाँ 10 के ऊपर यहाँ 22 है इन प्लेस ऑफ 23, तो अभी 23 होता तो हमारा 1 मोल होता है, इट मींस ये 1 मोल से भी लेस है, तो हमारा लेस देन 1 मोल है, चाहे हम 0.9 ले लेते हैं, रफ ले लेते हैं, इनटू कार्बन का हमारे पास आ जाएगा 12, तो इट मींस ये वैल्यू हमारी 12 से तो लेस ही आने वाली है, तो लेस देन 12 ग्राम हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो 32, 23, 44 और 12 में से कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा कम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इट मींस 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट सबसे लीस्ट होगा जो दिए गए ऑप्शंस हैं। In fourth part, equation below shows the reaction between element X and dilute sulfuric acid. तो X plus H2SO4 है, XSO4 और हाइड्रोजन बन रहा है। Which particles are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4 में कौन से पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए? तो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक करंट हो रहा है, which consist of electrolytic current consist of 2 streams, one of positive cations and other negative anions. तो अब ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स
ओनली पॉजिटिव आयंस एंड ओनली नेगेटिव आयन, तो बी भी करेक्ट है, पॉजिटिव भी है, ओनली नेगेटिव आयंस सी भी हैं, तो बोथ बी एंड सी यानी कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस, क्योंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक करंट है, ये केमिस्ट्री वाला करंट है जिसकी दो स्ट्रीम्स हम कंसिडर करते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे और एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। फिफ्थ इज असर्शन, dry hydrogen chloride gas is collected by upward displacement of air, which is true. Reason is hydrogen chloride gas is lighter than air, तो रीजन हमें इनकरेक्ट दिया है क्योंकि वो हल्की नहीं होती, वो हैवी होती है, 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर होती है, तो इट मींस हम डाउनवर्ड डिलीवरीज को इसीलिए कलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। In part number 6, question number 1, the structure of 4 hydrocarbons are shown below. How many isomers of butene are there? As we know, butene has 3 isomers. But हमें देखना है कि इन स्ट्रक्चर्स में से कौन कौन ब्यूटीन का आइसोमर है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां इन बॉन्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही नहीं है, तो पहले वाले को तो हम कैंसिल कर देंगे एज इट इज। सेकंड स्ट्रक्चर में आएंगे, आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो इसकी नंबरिंग अगर हम यहां से करेंगे तो 1 2 3, इट मींस 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो ये बन रहा है हमारा आइसोमर, तो इसको हम ब्यूट 1 इन के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, तो ये बन रहा है आइसोमर। और अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो थर्ड स्ट्रक्चर भी इसका आइसोमर बन रहा है, CH2SCO, तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्यूट 1 इन उसमें ही बन रहा है। थर्ड लास्ट स्ट्रक्चर में आप जब जाएंगे तो आपके पास ये है H3C और डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ अगर हम नंबरिंग, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड की साइड से देनी, तो 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे फिर से मिथाइल बन रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, यानी कि ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम यही है, बस ये हॉरिजॉन्टल में लिया है, ये वर्टिकल में लिया है, तो दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, इसलिए ये आइसोमर तो है, स्ट्रक्चर तो दोनों उसी की ही है, लेकिन क्योंकि नाम एक ही बन रहा है तो हमारे पास गिवन 3 आइसोमर्स में से यहाँ पर 2 आइसोमर सूट कर रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर देयर, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 वाला सेम है और 3 वाला आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमरिज्म दोनों आपके सिलेबस में है, तो आपको दोनों को अंडरस्टैंड करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। Coming to part number 7, element P has electronic configuration 2881, हमें पता है ये पोटेशियम है बट हमने लिखना नहीं है। The number of chlorine atom present in chloride of P is, तो अगर हमारे पास एक है आउटर मोस्ट शेल में तो इट मींस ये P1 हो गया, और क्लोराइड के पास एक ही होता है माइनस, तो नॉर्मली अगर हम क्रिस क्रॉस भी करेंगे तो ये नीचे आएगा, इट मींस ये PCl ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, बी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इन 8 पार्ट 1H2 इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम आपको पता है, इन द मॉडर्न periodic table it will be placed before hydrogen, after hydrogen, C is correct, be placed at the same position as hydrogen, क्योंकि आपको पता है न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम उसको उसी एटम के साथ रखते हैं जिसका वो आइसोटोप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In 9 part, a nitrate which form a precipitate with ammonium hydroxide and is also soluble in excess of it, तो आपको ये बेस पूरा याद करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला भी NaOH वाला भी, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कहां पर आता है कि वो पहले सॉल्युबल नहीं है और एक्सेस में सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल इन एक्सेस हमारे पास 2 केसेस में आएगा, एक कॉपर के केस में और एक जिंक सॉल्ट के केस में, तो कॉपर और जिंक के सॉल्ट में से हमने यहाँ सर्च करना है, पहला फेरस नाइट्रेट दे दिया जो कि इनसॉल्युबल ही रहेगा एक्सेस में भी, फेरिक नाइट्रेट इनसॉल्युबल है, लेड नाइट्रेट इनसॉल्युबल है, लास्ट है कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर और जिंक के सॉल्ट सॉल्युबल हो जाते हैं एक्सेस में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। In 10th part, which of the following electronic configuration represents the most electropositive element? आपको पता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सर्च कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ होगी? अगर हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ होगा? हमारा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट की साइड में होगा, और उनमें भी अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है? 2 1, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो पीरियड 2 का है, नेक्स्ट है 281 यानी कि पीरियड 3 का है, तो यहाँ पर अगर पीरियड 1 है, पीरियड 3 है, तो आपको पता है नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि सी में पीरियड 2 है, डी में पीरियड 3 है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 2 आपके आउटर मोस्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 2 आ रहे हैं, यानी वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं आएगा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट भी देखना है और हमने बॉटम भी देखना है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वहीं पर ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। In 11th part, assertion is alkali metals do not form di-positive ions.
यूनिवेलेंट होते हैं तो डाई पॉजिटिव आयंस नहीं फॉर्म कर सकते हैं। रीजन इज आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number A is correct. In 12th part, the ratio between the volumes occupied by 4.4 gram of carbon dioxide. अब हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास आपको पता ही है CO2 के पास कितना, अगर हम मोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 into 2, इट मीन्स 32, इट मीन्स 44 ग्राम पे हमारे पास 1 मोल आ जाता है। तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय, तो 1 मोल की वॉल्यूम आप सबको पता है 22.4 लीटर होने वाली है, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने हो जाएंगे, 44 पे 1 मोल है, दिस इज 1 मोल, तो 4.4 पे कितना हो जाएगा 0.1 मोल। तो हमारे पास ऊपर किसका रखना है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, जो कि 0.1 मोल है, और नीचे हमारे पास इसमें आ रहा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो नीचे आ गया हाइड्रोजन गैस का, और वो भी कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी H2 मतलब हमारे पास वही आ गया 2, तो इट मींस वो भी हमारा 1 मोल बना रहा है, तो 1 मोल हो रहा है, इसका 0.1 मोल हो रहा है। अब वॉल्यूम कितनी है, दोनों के पास 22.4 लीटर, अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो में यही फायदा था, आपको पूरे सॉल्व नहीं करना। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इतना 1 मोल आ गया, वो 0.1 है, तो डेसिमल को कैंसिल करने के लिए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 1:10, 1:10 is option number C, which is correct here. In 13th part, aqueous lead nitrate can be distinguished from aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution in excess, except means कि both are soluble in excess। हमें क्या बताना है उसके अंदर कि क्या इसमें ऑप्शन है, यानी कि वो ऑप्शन क्या हो सकती है कि दोनों ही एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएं। तो कौन सा इनमें से ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है जो कि बोथ आर सॉल्युबल इन एक्सेस, क्योंकि हमें तो एक्सेप्शन ढूंढनी है। तो एक्वस पोटेशियम क्लोराइड में नहीं होंगे, एक्वस सोडियम सल्फेट में नहीं होंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जिसमें हम इसमें कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्वस जिंक नाइट्रेट, यानी कि लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय एडिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन इन एक्सेस। तो यानी कि दोनों को सॉल्युबल नहीं होना था, तो NaOH में हम आराम से उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। In 14th part, which of the following about oxides is correct? A basic oxide is an oxide of a non-metal. नहीं, बेसिक ऑक्साइड मेटल का होता है। बी ऑप्शन, एसिडिक ऑक्साइड कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स ज्यादातर किस पे बनेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, तो नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, तो नॉन मेटल में हमारा सिर्फ नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे। सी इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंटेन अ मेटल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो हमारे पास किसके आएंगे, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, और इनके मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। लास्ट इज बेसिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज गैसेस, जो कि करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंटेन अ मेटल, क्योंकि करेगा उसमें मेटल होता है। लास्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टेक्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक स्ट्रिप्स चार्ज ली गई हैं separately in 4 test tubes labeled as 1, 2, 3, 4 respectively. He adds 10 milliliter of freshly prepared ferrous sulfate solution. आपने ब्राउन रिंग टेस्ट किया हुआ है, to each test tube and observe the color of the metal residue in each case. तो हमें पता कैसे लगाना है कि हर एक में हम डालेंगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो हम फर्स्ट वाले में डालते हैं, पहले कॉपर है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कॉपर है, पहले में हमने कॉपर को रखा हुआ है, तो कॉपर क्यों नहीं, इसमें कलर क्या क्या चेंज आएगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। जबकि हमें क्या मिलना है, नीचे उसने क्या बोला है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मेटल रेजिड्यू, और आंसर में ऑब्जर्वेशन में है ब्लैक रेजिड्यू। तो ब्लैक रेजिड्यू किस में बच रहा है ये हमने बताना है, कौन कौन सी टेस्ट ट्यूब में ब्लैक रेजिड्यू बचेगा। तो फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सेकेंड केस में एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम जो है तो वहां हमने पहले से FeSO4 लिया हुआ है, तो ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 डिसअपियर हो जाएगा और आयरन मेटल सेटल्स एट द बॉटम, तो इस केस में आयरन नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ सेकंड वाले में हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन आ रही है जो हमें चाहिए, बट हमें फिर भी बाकी सारे चेक करने हैं। थर्ड में आयरन है, तो सेम ही डालेंगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, FeSO4 में आयरन ही डालने से क्या चेंज आएगा, तो नो चेंज। लास्ट वाले में जिंक है, अब जिंक वाले केस में फिर से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 डिसअपियर हो जाएगा
जाएगा और आयरन मेटल सेटल्स डाउन एट द बॉटम, तो इसमें भी बैठेगा। तो एल्यूमिनियम और जिंक के केस में बैठेगा। हमें ऑप्शंस में चेक करना है, ये 2 है और वो 4 है, तो 2 और 4 वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन लास्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यू। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम सेक्शन। Electroplating steel objects with silver involves a 3-step process. So step 1 में a coating of copper is applied to the object, next is coating of nickel and last is coating of silver is applied. तो A में हमें डायग्राम दिया गया है, डायग्राम ऑफ apparatus used for step 1 is shown, जिसमें ऑब्जेक्ट हमें राइट हैंड साइड में दिया गया और कॉपर की एनोड हमें लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है, और जिसमें हमें पता है कि ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड उसको हम कैथोड की तरफ रखते हैं, तो यहाँ स्टील ऑब्जेक्ट कैथोड की तरफ है। इट मींस ये हमारे पास डायग्राम क्लियर है। क्वेश्चन है द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या होने Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देगा, तो रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेडिश ब्राउन कॉपर डिपोजिशन का ऑब्जर्वेशन देना है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मास इंक्रीज हो जाएगा उसका, वहां पर कैथोड पे मास इंक्रीज हो जाएगा। Next is explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remains constant throughout step 1 में copper ions की concentration change क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर एनोड रिलीज कर रहा है Cu2+ ions, यानी कि concentration does not decrease, वो कमी नहीं होने दे रहा, बार बार एनोड रिलीज करता जा रहा है, तो कलर फेड ही नहीं होगा, जितने रिड्यूस होंगे वो उतने दे देगा एनोड, इसीलिए कलर रिमेन सेम। In B part, give 2 changes which would be needed in order to coat nickel on the object in step 2. तो क्या चेंजेस होने चाहिए अगर मुझे कॉपर की बजाय निकल की कोटिंग करनी है, तो एनोड शुड बी मेड अप ऑफ निकल, कॉपर की बजाय निकल की होनी चाहिए। दूसरी, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ऑफ निकल सल्फेट या निकल का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए, तभी वो उसकी कोटिंग ले पाएगा, क्योंकि एनोड उसी मेटल की होनी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का कोई सॉल्ट होना चाहिए। ये पोजीशन हमें ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। सी में राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होती है, एनोड, तो इसमें एनोड पे कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, एनोड की रिएक्शन आपको सिल्वर के साथ लिखनी है, तो सिल्वर पे सिल्वर आ गया, माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया और आपके पास ये Ag+ बन जाएगा। तो इतना आपने लिखना है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसको आप अपने याद रखने के लिए लिख सकते हो कि यहाँ पर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। Now coming to part 2, match the following. Aluminium है, we all know, Hall Herold process. Part number 3, sulfuric acid contact process, calcination carbonate और calcium chloride electrovalent compound है और carbon tetrachloride covalent compound है, because you know covalent compound जो है वो नॉन मेटल का नॉन मेटल से बन रहा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आ गया। इन थर्ड पार्ट 5 Phillips आर देयर। इन फर्स्ट, इफ एन एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इट इज लाइकली टू हैव, तो पहली बात तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो मेटल हो गया, तो मेटल हो गया तो उसके पास डैश एटॉमिक साइज अमंगस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड, तो साइज में क्या होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है, इट मींस वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तो साइज डिक्रीज होना है, तो इट मींस यहाँ पर लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट कौन नहीं बनाता, जो मोनो बेसिक सॉल्ट होते हैं वो एसिड सॉल्ट नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोनो बेसिक एसिड है, HCl मोनोबेसिक होता है क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है एक ही स्टेप के अंदर, और वो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, एसिड सॉल्ट नहीं बनाएंगे, सल्फ्यूरिक बनाएगा, तो यहाँ पर उसने डज नॉट फॉर्म बोला था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट। इन सी पार्ट, और रेडिश ब्राउन और डर्टी ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस क्लोराइड। तो ये टेबल लर्न करना, इसके ऑब्जर्वेशंस लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। डर्टी ग्रीन इज करेक्ट। इन डी पार्ट, एल्काइंस अंडरगो डैश रिएक्शंस, क्योंकि एल्काइंस क्या है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन होती है, या अनसैचुरेटेड तो एडिशन हो जाएगी, तो एडिशन इज करेक्ट हियर। ई पार्ट, एंड डैश सॉल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक और रेड, तो कौन से सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक या रेड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो एसिडिक इज करेक्ट, क्योंकि अगर एल्कलाइन होता तो वो येलो कलर का हो जाता। In fourth part, identify the following: a bond formed between two atoms by sharing of a pair of electron with both electron being provided by the same atom। सबसे चालाक बॉन्ड जिसमें एक ही एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सिर्फ ले ही रहा है, कौन सा है, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इन बी पार्ट, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। अगर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया तो सॉल्ट कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल सॉल्ट चाहिए। C is a reaction in which hydrogen of an alkane is replaced by a halogen. तो ये substitution reaction है। In D part, energy required to remove an electron from a neutral gaseous atom. Required है तो ये ionization potential है। अगर required की जगह सिर्फ एक word पूरी definition में वो यहाँ change कर देता, release कर देता, तो ये electron affinity हो जाता। In E part, a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state, it means वो alloy है। Last fifth part of question number 2 in compulsory section is always from your organic chemistry and nomenclature। तो 5 मार्क्स का nomenclature compulsory section में आने वाला है, तो इसको हम लाइटली तो नहीं ले सकते। आप में से जिनको आता है वो वीडियो छोड़ सकते हैं, बट जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इन फिफ्थ पार्ट में आपके पास ए पार्ट है, प्रोपेनोइक एसिड आपने ड्रॉ करना है। प्रोपेनोइक मींस हमारे पास 3 की चेन है, 3 की चेन है, 3 कार्बन हो गए, प्रोप हो गया। अब ओइक एसिड मींस C डबल बॉन्ड O और O और H, ये हमारे पास 4 हो गए। यहाँ पर यही 4 हो जाएंगे, 1 2 और 3 4। हर कार्बन की आपने ये जरूर चेक करना है कि चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हमारा बन गया जो प्रोपेनोइक एसिड हमने मांगा है। सेकंड इज पेंटेन टू ऑल। पेंटेन टू ऑल मींस 5 की चेन है, पेंटेन मींस 5 और 2 पोजीशन पे OL मींस OH हमारा 2 पोजीशन पे लगा है। बाकी सारी हाइड्रोजन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करो और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो बाकी हाइड्रोजन को प्लेस करना भूले नहीं। आप लास्ट में उनको कंडेंस्ड फॉर्म में दे सकते हैं, बट पहले आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ठीक है। 2 डाइब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन मींस हमारे पास 4 की चेन आ गई। 2 डाइब्रोमो मींस 2 पोजीशन पे 2 बार हमारे पास ब्रोमीन का एटम होगा और बाकी सबको बैलेंस कर देंगे हम हाइड्रोजन लगा के। तो 2 का मतलब एक ही पोजीशन पे 2 बार आना और 2 मतलब तो 2 पोजीशन पे ही आ रहा है, तो 2 डाइब्रोमो और 4 की चेन है तो ब्यूटेन। इन बी पार्ट आईयूपीएक नेम देना है आपने। 3 का स्ट्रक्चर है तो प्रोपेन, प्रोप हो गया, ये प्रोपेन हो गया और 1 पोजीशन पे OH लगा यानी कि प्रोपेनॉल हो गया, तो 1 प्रोपेनॉल। एंड सेकंड में हम आपके पास है 1 2 3 4 5 की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन या फिर पेंटीन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पेंट 1 और इन, या फिर डायरेक्टली क्योंकि 1 है तो इसलिए हम इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर 2 होता तो हमें पेंट 2 ई नहीं लिखना था, लेकिन अभी हम पेंटीन भी दे सकते हैं। और फर्स्ट में क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हमें इन्हीं को ही प्रेफरेंस देनी होती है जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 प्रोपेनॉल इसका ए पार्ट। ये OL और AL बहुत जल्दी गलत हम लिख सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से अलग अलग करके लिखना है ताकि टीचर को गलती से भी देखने में वो गलत ना लग जाए और आपके मार्क्स रिड्यूस ना हो जाए। With this, I conclude my today's video and this section A is over for your chemistry paper ICSE class 10. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया, and please don't forget to share with other students also. Thank you.